आज की हमारी वीडियो में जो गेस्ट हैं वो हमारे पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द वेरी फेमस यूट्यूबर्स मोहम्मद रिजवान। मुझे शुरू से ऑस्ट्रेलिया का क्रेज़ था। एक अचानक ही आपको एक होता है ना कि आप किसी कंट्री के बारे में देखते हो, रिसर्च करते हो तो आपको अच्छी लगने लग जाती है। अब इसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कंस्ट्रक्शन हर जगह होती है, घर बनते हैं, रोड बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। तो इंडस्ट्रियल जोन्स में भी है, मतलब जैसे ट्रकिंग वगैरह, मतलब हर चीज़ जहाँ पे स्टील है, जहाँ स्टील रिलेटेड काम है, मेटल वर्क है, वहाँ पे ये बंदे की ज़रूरत है। जैसे से कि $35 से $40 मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 2 year स्टडीज़। जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस नहीं किया, जिन्होंने काम नहीं किया, जिनको काम का पता भी नहीं, उन्होंने $4000 पे किया है कंपनीज़ को फेक साइनिंग के लिए। सिर्फ 13 जगह साइन होना है और उन 13 जगह साइन के लिए उन्होंने $4000 पे किया। पिक्चर बना लो या पैसा बना लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो में जो गेस्ट हैं वो हमारे पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द वेरी फेमस यूट्यूबर्स मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई कैसे हैं आप? मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप आए हमारे यहाँ पे, हमें आपको देख के हमारे दिल में 4 चांद लग गए। हम खुश हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। आप ये बताएं, मशहूर लोगों को छोटे लोगों से मिलके कैसा फील होता है? सेम हेयर कह सकता था लेकिन दिल नहीं करा कहने का। मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, मिलता रहता मैं आम लोगों से, तो आपको मिलकर भी सेम फील हो रहा है। एनीवेज, खैर, रिजवान भाई हैं हमारे। रिजवान भाई अभी कोविड के बाद आए हैं ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। तो रिजवान भाई, स्टार्ट में आप हमें बताएं अपने थोड़े बैकग्राउंड के बारे में। आप पाकिस्तान में कहाँ से थे और आपकी स्कूलिंग या कॉलेज वगैरह आपने कहाँ पढ़ा और क्या पढ़ा आपने, FSC क्या किया था? ओके जी। मैं बेसिकली सियालकोट बोर्न, मैं सियालकोट से हूँ, लेकिन मैंने जो अपनी स्कूल लाइफ थी वो लाहौर में गुजारी। देन वापस अपना इंटर आके सियालकोट में किया। ये है एक शॉर्ट स्टोरी पाकिस्तान से। स्कूल आपने इंटर में क्या पढ़ा था? इंटर में मैंने आई.कॉम किया था। B.Com उसके बाद होता है। ओके, आई.कॉम में क्या मार्क्स वगैरह? मार्क्स नहीं, मार्क्स वगैरह यार एक्चुअली मुझे सिर्फ उतने चाहिए थे जितने बाहर आने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आई थिंक 70% के आसपास थे। 69 पॉइंट समथिंग। खैर, मुझे भी आई.कॉम करना था, मुझे क्रेज़ था क्योंकि मैंने स्टार्ट से ही बिज़नेस पढ़ना था। तो मेरा मूड आई.कॉम करने के था, बट माय अब्बा जी सेड पुत्र इंजीनियर नहीं लगेगा नाम द नाल। उस चक्कर में मुझे प्री इंजीनियरिंग करनी पड़ी। नहीं, मेरे घर वाले इस बेरली 63% मार्क्स है, बेरली पास किया था। खैर, तो आपने आई.कॉम किया वहाँ पर सियालकोट में। सियालकोट ऐसा क्या था कि आपको लाहौर से वापस सियालकोट भेज दिया गया? हाँ, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नहीं यार, फैमिली की वजह से जाना पड़ा मुझे। कि फैमिली को आपकी वजह से जाना पड़ा? नहीं, मुझे फैमिली की वजह से जाना पड़ा। तो मैं बस फैमिली की वजह से हम फिर वापस चले गए। तो इवन मैंने 9th-10th भी फिर वहीं से की थी, सियालकोट से। ओके, तो 9th-10th भी आपने वहीं से की थी। सही है। फिर जो इंटरमीडिएट जो आई.कॉम है मेरा, जिसको हम 11वीं-12वीं कहते हैं, वो फिर सियालकोट से ही हुई। ओके, तो बस ही था। तो उसके बाद ये बताएं कि आई.कॉम करने के बाद आपका कैसे माइंड बना कि आपको आला तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया आने की ज़रूरत है? यार, ऑस्ट्रेलिया तालीम के लिए कौन आता है? में क्या हो गया? हम पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। क्योंकि देखो ना, इंटरमीडिएट के बाद मोस्टली हम अपनी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर आप अब्रोड देख भी रहे होते हो तो जो पाकिस्तान में इजी, जब आप पढ़ने के लिहाज से देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है इंग्लैंड, आपको नज़र आ रहा होता है जर्मनी, क्योंकि दैट इज़ वेरी मेन स्ट्रीम, सबको पता है। कनाडा, USA लोगों को पता होता है, मुझे तो USA से डर लगता था। लेकिन USA टफ बहुत है। हाँ, टफ है। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया फिर आ जाते हैं। तो वाई डिड यू चूज ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि आप कनाडा भी जा सकते, आप जर्मनी भी जा सकते थे। हाँ, तो मुझे शुरू से ऑस्ट्रेलिया का क्रेज़ था। एक अचानक ही आपको एक होता है ना कि आप किसी कंट्री के बारे में देखते हो, रिसर्च करते हो तो आपको अच्छी लगने लग जाती है। कनाडा भी मेरा दिल था, बट उसके जो वेदर कंडीशंस हैं, सबको पता कितनी सवेर है, सर्दी या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो अंधी सर्दी है, गर्मी है तो लोग पागल हो रहे हैं। तो जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा, देखा मैंने कि ओके यार, वेदर बहुत रीज़नेबल है, पाकिस्तान की तरह ही है। उल्टा है बस पाकिस्तान से कि वहाँ पे विंटर है, यहाँ पे समर है, यहाँ विंटर है तो वहाँ समर है, बाकी वेदर सेम है। सर्दी इतनी एक्सट्रीम नहीं है, गर्मी इतनी एक्सट्रीम नहीं है।
तो ये भी एक वजह थी। दूसरा मेरे सिस्टर थी जो मैरिड थी, वो भी यहाँ पे रहती थी, मुझे वो भी एक प्लस पॉइंट था। ओके, तो फैमिली थी यहाँ पर? फैमिली थी, तो ये 2 पॉइंट थे कि मुझे जो ऑस्ट्रेलिया चूज़ करने पे समझ लो कि मजबूर किया थी उन्होंने। ये 2 पॉइंट। तो आप ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग में आए विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में? दैट वाज माय गोल जब बैक इन 2019 जब मैं यूनिवर्सिटी सर्च कर रहा था, तो देयर वाज अ कोर्स इन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, बैचलर्स इन बिजनेस, और उसमें वो मेजर ऑप्शन दे रहे थे systems, information systems में. That is something I wanted to study back in 2019, but in the end मैं कॉलेज में आया था बैचलर्स इन बिजनेस में ही। तो आप विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में आए थे? और उसके बाद आपने, आई हर्ड कि आपने कोर्स को लीव करके आप एक दूसरी फील्ड में चला गया था, तो आप हमें ये बताएंगे एक तो किस कोर्स में आए थे और व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू गो टू चेंज योर कोर्स? जी बिल्कुल, मैं जब ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में आया था, मेरा कोर्स था डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर, डिप्लोमा ऑफ बिजनेस, देन डिग्री थी उसमें मेरी बिजनेस में। सो इसमें ये था कि डिप्लोमा करने के बाद जब मैंने देखा आगे सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में, कि जो आगे मेरी स्टडी है, डेफिनेटली जो भी ऑस्ट्रेलिया आता है ना वो एक अपना प्लान लेके आता है, मैं ये पढ़ूंगा, मैं इधर आकर PR लूँगा, सिटीजन लूँगा। तो जब मैं डिफरेंट लोगों से मिला, मैंने उनसे बातें की, उन्होंने मुझे बताया कि यार ये जो तुम पढ़ रहे हो ना बिज़नेस, इसकी यहाँ पे वैल्यू नहीं है। वैल्यू मीन्स कि यार इसकी PR नहीं है। वैसे तो स्टडी बहुत अच्छी है, देखा जाए दुनिया में काफ़ी इसकी अपॉर्चुनिटीज है, बट ऑस्ट्रेलिया में अगर आप रहना चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया को बिज़नेस वाले बंदे नहीं चाहिए, वो उनको PR नहीं देते क्योंकि उनके पास रेडी बहुत ज़्यादा है। तो देन मैंने डिसाइड किया कि यार एट द एंड तो मुझे यहाँ पे पक्का ही होना है, पढ़ाई भी करनी है, पैसा भी कमाना है और PR भी, सिटीजन भी लेनी है, तो क्यों ना मैं कोई और कोर्स देखूँ। तो ये लीगली तौर पे अलाउ भी करता है ऑस्ट्रेलिया कि आप कोर्स चेंज कर लो। तो उस टाइम, अभी थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उस टाइम पे था सब कुछ। तो फिर मैं गया, एक कंसल्टेंट से मिला, उससे मैंने सारा डिस्कस किया। तो ऐसे उसने बताया कि यार ये कोर्स है, उसने मुझे आई थिंक 6 कोर्स दिए होंगे, ट्रेड कोर्स, जो कि वेरी कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया का आपको मिलते हैं, हर स्टूडेंट वही कार होता है। उसने मुझे 6-7 वो बताया, ऑटोमोटिव कारपेंट्री और प्लम्बर, ऐसा कुछ जो भी हैं सारे से, कुकरी वगैरह। तो तब नई नई फील्ड आई थी, नहीं पुरानी थी लेकिन फेमस नई हुई थी, फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करूँ तो वेल्डर आप बोल लो उसको, ठीक है, जैसे फिजियो को क्या मालची बोलते हैं। तो बहुत सिंपल वर्ड में वेल्डर बोल लो आप। अब इसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कंस्ट्रक्शन हर जगह होती है, घर बनते हैं, रोड बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। तो इंडस्ट्रियल जोन्स में भी है, मतलब जैसे ट्रकिंग वगैरह, मतलब हर चीज़ जहाँ पर स्टील है, जहाँ स्टील रिलेटेड काम है, मेटल वर्क है, वहाँ पे ये बंदे की ज़रूरत है। तो बहुत वाइड थी इसकी। तो थोड़ा मुझे इंटरेस्ट भी था, फादर का भी यही काम था शुरू से ही। ओके, तो वो किस्सा, ओके, बिकॉज दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स गोइंग इनटू कुकरी, automotive, because that's very mainstream. Everyone knows what cookery is, everyone knows what automotive is. I have seen some people going into carpentry, that's again very mainstream. Plumbing, electrician is very hard because आपको apprenticeship करनी होती है, और hard के वो बड़ा मुश्किल होता है उसमें apprenticeship करना। But then there's another field, solid plaster, वो भी अभी थोड़ा सा बूम हो रही है। आई थिंक जैसे सॉलिड प्लास्टर है सब लोगों को नहीं पता, उसी तरह आई थिंक ये फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग थी। बिल्कुल ऐसे। तो लाइक ओके, तो दैट वाज योर रीज़न कि आपका, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये काम देखा था, बिल्कुल, तो आपकी इंटरेस्ट थी। बिकॉज दैट वाज माय क्वेश्चन कि आपको ये वाले कोर्सेज छोड़ के आप क्यों गए फैब्रिकेशन? बिल्कुल ये रीज़न थी, इंटरेस्ट था मेरा, तो ये था। कुछ लोग इवन करते भी हैं, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा, कुकरी रखते हैं, कारपेंट्री, वो जस्ट इसलिए रखते हैं हमें फ़ीस कम देनी पड़ेगी। मैं खुद कुकरी में गया था और कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। ये मेन 2 रीज़न लोग ऐसी सेंस बनाते हैं जो कि फजूल मेरी नज़र में है। कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो कि बंद हो चुके हैं, अच्छी बात है। जी अब और अभी हो रहे हैं। हाँ, और अभी ये और होंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया हुआ है। हाँ, तो ऐसे कॉलेजेस जो फर्जी और आपको अटेंडेंस नहीं देनी पड़ती, आपको जाना नहीं पड़ता, वो खुद से प्राइवेट कॉलेजेस रजिस्टर्ड होते हैं, बट वहाँ पे कोई इतना मेयार नहीं हो रहा होता। वहाँ पे स्टूडेंट्स को फॉलो बैक नहीं करते, वो क्लासेस अटेंड नहीं करवाते, तो उन पे क्रैकडाउन हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो रहे हैं। और अगर आप ऐसे किसी कॉलेज में हैं और अगर आपके कोर्स के दौरान आखिरी 1-2 मंथ में भी वो बंद हो गया तो आपके लग गए, ख़त्म। हाँ, ख़त्म, पैसा, टाइम से स्टार्ट करो, सब कुछ वेस्ट। तो मेक श्योर जब भी आप कोई कॉलेज चूज़ करो तो आप वो चीज़ चूज़ करो जो आपको करना चाहते हो। किसी की सुनी सुनाई नहीं कि यार ये जैन ये करता है तो मैं भी ये कर लूँ, मैं ये करता हूँ मैं भी ये। जो आपका दिल करता है, जो आप करना चाहते हो वो चीज़ करो।
मैं सुनी सुनाई में गया था, मैंने अपना बैचलर्स जब मैं आया यहाँ पे 1 सेमेस्टर पढ़ा, मैंने वो छोड़ा, मैं सुनी सुनाई में कुकरी में चला गया। जब मैं कुकरी में गया मैंने आई थिंक 6 मंथ क्लासेस ली, मैंने कहा यार ये नहीं करना मुझे। तो 6 मंथ में 7-8 हज़ार डॉलर भी दिया होगा। हाँ, वेस्ट, टाइम भी वेस्ट हुआ। टाइम भी वेस्ट। तो फिर शुक्र है मैं दोबारा बैचलर्स में वापस आ गया अपने। लेकिन खैर आप तो अब फैब्रिकेशन कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम गया और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी जब आपने इसमें एडमिशन लिया? तो ओके, सो रिक्वायरमेंट्स तो खैर कुछ होती नहीं है, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपको पहले ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। डेफिनेटली जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो कोई ना कोई स्टडी करके आप आए होते हो, तो आप चूज़ कर सकते हो। स्टार्ट में आपकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप जाकर एडमिशन ले लो किसी अच्छे से कॉलेज में जो प्रॉपर एक कॉलेज है, तो देन आप स्टार्ट करो पढ़ना। अब उसमें सारा कुछ जो स्टडी है ना वही चीज़ है, उसमें वो सारा मैटर रेटिंग है। जैसे इंजीनियरिंग होती है ना पाकिस्तान में, सिविल इंजीनियरिंग टाइप 3 साल का कोर्स है, सेम वही चीज़ है। प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, लिखना होता है, असाइनमेंट्स देनी होती हैं प्रॉपर। और ये अभी इन्होंने स्टडी कंबाइन कर दिया, पहले इसका नाम होता था सर्टिफिकेट 3 और 4, अभी वो सर्टिफिकेट 4 के नाम पे ही एक ही कंबाइन 2 साल का और 2 साल की स्टडी है। तो इसमें टोटली आपको स्किल के बारे में पढ़ाया जाता है, नो के ऐसा नहीं कि फ़र्जी किताबें, जो कि फ़र्जी किताबें मीन्स जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते होते थे वो थ्योरी फार्मूले वगैरह, जो अभी तक काम नहीं कभी है मेरी ज़िंदगी में। हमें खैर उसके भी प्रैक्टिकल्स करना चाहिए था, ये अलग बात है कि नहीं किया। सही बात है। हाँ, तो ओके, तो ये फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग जो आप कह रहे हो सर्टिफिकेट 4 इन फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग, तो इसका क्या स्टडी मेथड क्या है? मतलब इसमें थ्योरी कितना है, इसमें प्रैक्टिकल कितना है, और आपको कॉलेज में कितना वो पढ़ाते हैं और कितना एक्चुअली प्रैक्टिकल्स में करवाते हैं, और प्रैक्टिकल्स में क्या होता है? ओके, सो मैं जाता हूँ 3 दिन कॉलेज जाता हूँ मैं, ठीक है, वीकडेज़ में, संडे देन 2 वीकडेज़ हैं मेरे। तो उनमें पहले दिन हमारा जो भी एक टॉपिक होता है, कोई भी होता है वो किसी भी फील्ड के रिलेटेड या कोई भी चीज़ के रिलेटेड, उसकी सारी डिस्कशन होती है। दूसरे दिन हमारी उसके असाइनमेंट होती है जो हमने इनको लिख के देनी होती है। आपको पता है असाइनमेंट कैसे होती है, सबको पता है। तीसरे दिन फिर हमारे उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो ये क्वाइट सिंपल है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपसे फिर सवाल जवाब होते हैं, वेरी सिंपल, जो कि बेसिक अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ी है तो आप आंसर कर सकोगे, देन उसी चीज़ का प्रैक्टिकल। तो अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल को एलैबोरेट करें कि प्रैक्टिकल में होता क्या है? हाँ, प्रैक्टिकल में आप देखिए फॉर एग्जांपल, अब बेसिक सा बता देता हूँ आपको। जस्ट आप मेटल वर्क रिलेटेड है और ये टेबल है, तो आपने कोई स्टील का टेबल बनाना है, ओके, ठीक है। जैसे कि वेल्डर से किसी चीज़ से बनाना, आपने सबसे पहले तो वेल्डिंग वो सिखाते हैं ये, क्योंकि मेटल में ये चीज़ ज़रूरी है आपको, चाहे आप ये काम करो ना करो, लेकिन ये सीखना ज़रूरी है। तो अब इसकी मेजरमेंट्स कैसे लेनी है हमने, एंगल्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होती है, डिफरेंट थिंग्स क्या होती हैं, किस एंगल से करना चाहिए, सेफ्टी हमारी क्या होगी, कोई भी काम होगा हमने उसको करना किस तरह। तो प्रैक्टिकल्स में हमें ये चीज़ सिखाई जाती हैं कि क्या चीज़ हमने कैसे करनी है और अच्छे तरीके से कैसे करनी है, नीट एंड क्लीन। ओके, तो ऐसा ही है। सही है। लाइक अगर टेबल बनाना है आपने स्टील का, तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, रॉ मटेरियल मिलेगा आपको, बिल्कुल, हमें आप प्रैक्टिकल में वो बनाओगे। हमें पहले उसकी ड्राइंग्स मिलेंगी, कंप्यूटराइज सारा कुछ, ओके, उनको रीड करके हमने बनाना है सही मेजरमेंट्स के साथ। हाँ, जो भी वो ड्राइंग पे लिखा हुआ है कि इस साइड से इतनी लेंथ है, इस साइड से इतनी लेंथ है, वो सारा देख के हमने खुद उसको कटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनलाइजिंग तक खुद करना है। प्रैक्टिकल में हमें ये सिखाया जाता है। ओके, तो ये 2 साल का कोर्स है? 2 साल का। 2 साल के दौरान इसके बाद आपको कोर्स कंप्लीट करने के लिए, स्किल असेसमेंट करने के लिए, क्या आपको इसके कोई प्लेसमेंट्स या वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है कि आपको इतने घंटे इसके पहले या इतने दिन आपने करना है काम, फिर आपकी डिग्री जो है वो स्किल असेसमेंट होगी? इसमें अभी तो है, ये अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं, कुछ 1700 कुछ घंटे होते हैं, वो चाहिए होते हैं। आफ्टर स्टूडेंट वीज़ा हम TR डालते हैं, तो वो तो आई थिंक हर किसी कोर्स में सेम ही है। बट अगर इसमें पहले देखा जाए कि स्टडी के साथ जॉब करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। Okay. इससे बड़ी बात आपके लिए नहीं है कि अगर आप जो पढ़ रहे हो वही जॉब करो, क्योंकि डेफिनेटली आप वही पढ़ रहे हो, वही काम कर रहे हो, ईजी भी है, एक्सपीरियंस भी आ रहा है, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे आपको एट द एंड जब आपकी स्टडी होगी ख़त्म, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस बनो। तो इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि आपने एक्सपीरियंस लेके ही इस फील्ड में घुसना है या ये वो, तो बेटर है काम कर लो इस फील्ड में स्टडी के साथ साथ। ओके, फिर आपका चलता रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने घंटे शो करने हैं काम के लिए या किसी पेपर ड्यूरिंग योर स्टडीज़। हाँ, ड्यूरिंग वो स्टडीज़ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 2 साल का कोर्स है, इसके बाद आपको 1.5 साल की 18 मंथ्स की TR मिलेगी, जो अभी 2 साल मिलती थी, बट अभी जो न्यू आई है दे विल गेट 18 मंथ्स ऑफ TR 485 वीज़ा। और उसके अंदर स्किल असेसमेंट के लिए
आपको 1700 आवर्स, जो कि कितने बनते हैं? आई थिंक 8 आवर्स अ डे, 48 आवर्स अ वीक के हिसाब से अगर आप देखें. लेट मी चेक. थिंक एक साल बनता है कितना? 35 वीक्स. 35 वीक्स कितने हुए? ये तो 2-3 साल से भी ऊपर. 8 मंथ्स मोस्टली, मैक्स 9 मंथ्स आपको जो है वो काम करना है. हाँ, इसमें 9 मंथ आपको काम करना, फिर आपकी वो स्किल असेसमेंट होती है, असेसर आता है, वो आपका काम चेक करता है, देन आगे प्रोसेस होते हैं सारे. ओके, तो 2 years of worth of certificate studies, then 9 months, 1700 hours of work, then Yep. you can get your skill assessment. स्किल असेसमेंट. तो स्किल असेसमेंट के बाद पहले तो आप हमें ये बताएं कि स्किल असेसमेंट से पहले भी कि, और वो स्किल असेसमेंट पेड होता है, वो जो आप 1700 कर रहे हो वो आपका पेड वर्क है. पेड वर्क. तो आप मुझे ये बताएं कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है किसी को भी? जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको स्टार्टिंग में कितने मिल रहा था, और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको स्किल आ जाएगा, आप मतलब कि स्किल्ड हो जाएंगे, तो कितने पैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि यूजुअली मुझसे पूछा भी जाता है. चलो मैं क्लियर कर देता हूँ. अगर आप कॉलेज में सिर्फ प्रैक्टिकल से सीखते हो तो वो जस्ट एक आपका ऊपर से जिसको बोलते हैं ना, बहुत डीपली नहीं आप सीखते, क्योंकि आप इतना इंटरेस्ट से नहीं सीखते, डिफरेंट कंडीशंस में नहीं जाते आप. तो आप जैसे एक बेसिक कंडीशन होती है आप उसमें सीखते हो, वो सीखना कुछ और है. लेकिन जब आप काम लाइक एक प्रैक्टिकल वर्क पे जाते हो, रियल टाइम वर्क पे, वहाँ पे ज़ाहिर हर सिचुएशन में आपने काम करना है, हर एंगल में, हर टाइप से, जिस तरह भी आप समझ रहे हो मेरी बात, तो वहाँ पे काम करना चेंज है. ठीक है. अगर अब मैं बोलूँ कि अगर मैं बिल्कुल अगर मैं अपना केस डिस्कस करूँ, मैंने जब स्टडी स्टार्ट की थी मेरे काम नहीं था, मैंने एज अ हेल्पर स्टार्ट किया था. ओके. जिसको काम आता था मैं उसके साथ जाता होता था. आई थिंक किसी भी ट्रेड कोर्स में आप पहले एज एन हेल्पर ही आप आते हो. एज अ हेल्पर मीन्स के उसको वो ऊपर काम कर रहे हैं, उस लेडर के ऊपर चढ़ के ये पकड़ा दो, ये पकड़ा दिया, वो पकड़ा दो, वो पकड़ा दिया, तो उसको देखो वो कैसे काम कर रहा है, सारा कुछ ऑब्जर्व करो. तब बेसिक पे रेट मुझे मिलता था ऑस्ट्रेलिया में जो चलता था 21 पॉइंट समथिंग था, जो कि नॉर्मल पे था. आपको उससे कम कोई पे कर नहीं सकता था टैक्स पे. तो आफ्टर टैक्स मुझे वही $18-19 मिलते होते थे. तो कह लो कि बस ऑन एन एवरेज के सबसे कम मेरी पे थी उस टाइम पे. आपको पता है इस चीज़ का कि 2022 में लोग कितना पैसा कमा रहे थे. जी. तो मैं $21 जो कि आफ्टर टैक्स 18 समथिंग बनते थे, और वीक का कोई बन जाता था कोई 650, तो 700. और मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे सीखना था. मैं चाहता था कि मैं जॉब के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ थिंकिंग लॉन्ग टर्म. हाँ, कि मैं सीखूं, क्योंकि जब मेरी स्टडी ख़त्म होगी, फ्रेश को कोई भी कंपनी रखता, कोई कंपनी भी नहीं रखेगा. अभी तो वही एज एन हेल्पर पहले आपको ढूंढना पड़ेगा किसी को, क्योंकि कोई भी जब आप एज एन हेल्पर काम कर रहे हो तो आप कोई ज़्यादा काम के हो नहीं अगला बंदा. बिल्कुल ऐसे ही. तो बेसिकली ही इज़ जस्ट पेइंग यू टू टीच यू. आप उसकी कोई काम नहीं कर रहे, आप एक तो उससे काम सीख रहे हो और ऊपर से पैसे ले रहे हो. हाँ, तो वो मिनिमम पे पर रखेगा. अगर आफ्टर स्टडी आप जॉब स्टार्ट करते हो तो, और आप स्किल्ड हो, अगर आपने ऑलरेडी एज एन हेल्पर काम कर लिया हुआ है. हाँ, अगर आपने एज अ हेल्पर काम कर लिया, वो फिर डिपेंड करता है कंपनीज पर. ओके. लेकिन अगर मैं ऑन एन एवरेज बात शुरू करूँ तो $35 से लेकर $60 तक, इस रेंज में अब आप पे डिपेंड करता है आपका काम, प्लस आप किस कंपनी में जा रहे हो, आपका काम करने की स्पीड क्या है, वो फिर उस पर. लेकिन 35 से लेकर $60 तक आपको मिल जाते हैं. जैसे से कि $35 से $40 मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 2 year स्टडीज. और इवन इफ यू डोंट टॉक अबाउट द स्टडीज, इफ यू आर स्किल्ड ऑलरेडी, आपने 1 साल कहीं पे हाथ सीधा कर लिया, हेल्पर काम कर लिया, अब आपको वो काम आता है, अगर आप भी पढ़ भी रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट टू अर्न अराउंड $35 to $40 एन आवर. हाँ, मिनिमम आप इतना रख सकते हो. हाँ, और अगर आप 1-2 साल एक्सपीरियंस कर लिया, आपका हाथ थोड़ा तेज़ हो गया, आप थोड़ा फास्ट काम करने लगे, तो अराउंड $60 यू कैन एक्सपेक्ट. हाँ, अगर 50-60. हाँ, कोई अच्छी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, बहुत बिजी कंपनी है. So that is also when you're working for a company. But if you do freelance, if you take your own contracts, then maybe you can earn more. अनलिमिटेड है फिर. तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया पोस्ट एक कंपनी है, उनके जो रेड बॉक्सेस होते हैं, इवन आपने देखे होंगे रोड्स पे रेड येलो बॉक्सेस होते हैं ना, जिनमें मेल्स वगैरह डालते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है. क्यों क्या होता है, उनमें रस्ट आ जाता है. तो सुन रहे हो कि नहीं भाई?
I was just trying to look up के fabrication engineer how much they earn yearly. तो उसमें उसकी रिपेयरिंग होती है, तो स्टील के बॉक्सेस हैं, ठीक है, वो एक बॉक्स रिपेयर करने का चार्ज करती हैं कंपनी $2000. Oh shit. जस्ट सपोज अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और वो एक बॉक्स रिपेयर करने में अगर मैं रिपेयर करूँगा ना वो अपने हाथों से, 5 घंटे में मैं उसको रिपेयर कर दूंगा टोटली कंप्लीट. Let's just say if you take half of the code that the company will take, अगर आप 1000 भी लो, 5 घंटे में 1000, और आप दिन में 2 कर सकते हो. दिन में मैं कहता हूँ मैं 3-4 कर, लेकिन आप 2 करो. लेकिन उन्होंने मैक्सिमम जितने वर्क लाइफ बैलेंस भाई. हाँ, तो आप खुद अंदाजा लगा, क्योंकि बिजनेस आपके पास स्किल है तो बिजनेस इज बिजनेस. तो यहाँ पे कोई भी स्टील का वर्क है ना, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर आप बन जाते हो ना तो अनलिमिटेड पैसा इस चीज़ में. ओके मैं ये पूछना भूल गया पहले कि व्हाट्स द टोटल फीस फॉर दिस कोर्स. 2 साल के टोटल कितनी फ़ीस है आपकी? हाँ, इसकी जो स्ट्रेट फीस जाती है ना, इसमें वैसे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं है. स्ट्रेट फीस बन जाती है कोई $26,000 ऑस्ट्रेलियन. ओके, तो यही है. इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और खर्चे में आते हैं. तो $26,000 in 2024. Or you started in 2023, so maybe in 2024 it could be around 28 because हर साल हाँ 28-30 तक चली जाएगी maybe. 28 maybe you can get discounts as well if you go to different colleges. You can always like compare the prices and you can choose whatever you want. और उसके बाद मुझे अब आप ये बताएं कि there is a good pay in it. It seems like a good career, but how can this course give you a pathway to PR? PR का क्या स्कोप है ये कोर्स करने के बाद? PR का इसमें तो फ़िलहाल बहुत क्लियर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रूल क्या PR देने का, उनको वो बंदा चाहिए जिनकी उनको ज़रूरत है. डेफिनेटली. अब ज़रूरत कैसे, आप कैसे आप उनका वो स्पेसिफिक बंदा बनोगे कि जिसकी ज़रूरत है. कंस्ट्रक्शन बहुत जगह हो रही है, आपको ही पता है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इधर क्वींसलैंड, मेलबर्न is supposed to be a metropolitan city. I've been here for past 4 years now. और मैं 4 साल से कंस्ट्रक्शन ही देख रहा हूँ हर जगह पे. और स्टील का वर्क कोरोना में ये पहले आपको पता ही होगा सारे घर लकड़ियों से बनते हैं. हाँ वही, हाँ रिसेंटली मैंने देखा है. पहले यही होता था लकड़ी का पूरा फ्रेम, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने देखना शुरू किया कि वो स्टील का फ्रेम आ रहा है. व्हाई इज दैट? अब उसकी रीज़न ये है कि जब कोरोना में हुआ था ये इंपोर्ट करते थे आउट ऑफ कंट्रीज, बाहर से, ये जितनी भी लकड़ियाँ वगैरह थी. तो वो जो एक उसको बोलते हैं LVL, कारपेंट्री लैंग्वेज वाले समझ जाएंगे, LVL डालते थे ये. अब उसकी जो कॉस्ट थी ना, सेम अगर रिप्लेसमेंट में अगर स्टील डालते थे ना ये, वो सस्ता पड़ता था. तो इन्होंने फिर ये ट्रेंड शुरू कर दिया. स्टील इज मोर स्ट्रॉन्गर एज वेल. हाँ, और स्ट्रॉन्गर भी था और सस्ता भी था, तो डेफिनेटली किसको नहीं चाहिए था. तो उन्होंने फिर घरों में इसको यूज़ करना शुरू कर दिया. अब 100% घरों में यही यूज़ होता है. सिंगल स्टोरी में अभी भी वही यूज़ होता है, लेकिन जब डबल स्टोरी घर बनते हैं स्टील यूज़ होता है. तो इसका मतलब ये कि लाइक फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु वांट्स टू डू कारपेंट्री एज वेल, देयर इज लाइक if there was 100 jobs for carpenters, now there might be 50, maybe even less, because अभी पहले वही काम जो carpenters करते थे, now you guys are doing that because they are using steel instead of the wood. Okay, तो मतलब carpenter की jobs या उनके businesses पे थोड़ा सा फ़र्क तो जरूर डेंट पड़ रहा है स्टील का. पर इसके अलावा भी कहाँ पे कंस्ट्रक्शन में स्टील का काम कहाँ नहीं होता, हर जगह होता है. हर जगह स्टील का काम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स बनते हैं, उनमें भी यूज़. बिल्डिंग्स आई थिंक पहले ही स्टील वाले थी, उसमें तो वो नहीं था. तो इसमें फिर ऑब्वियस बात है यार, अभी ऐसा काम है ना, हमारे लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि यार ये मज़दूर वाला काम है कि ये वगैरह है ना, जैसे कारपेंट्री हो गया, कार मैकेनिक हो गया, या इवन मेरी जो जॉब है इसमें भी काफ़ी लोग ऐसा सोचेंगे मज़दूरों वाला काम है. बट इट्स अ स्किल. ये अगर आप उसको मजदूरों वाला काम समझ के करोगे तो शायद वो आपको. बट लाइक अगेन इफ यू टॉक अबाउट दैट थिंग, अगर आप उस मेंटालिटी से भी देखो, आप वहाँ पे टांके थोड़ी लगा रहे हो, आप लिटरली यू आर बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर. ऐसे ही है. इट कांट बी अ मजदूरी, लाइक यू आर बिल्डिंग अ, इट शुड बी कॉल्ड आर्किटेक्ट और समथिंग. इवन दो जब मैं स्ट्रक्चर स्टील में काम करता था, मैंने 1.5 साल उस फैक्ट्री में काम किया था, तो वहाँ पे ऐसे था, मेरे पास एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती थी, जस्ट वो क्रेन वाला आता था और मैंने वो ड्राइंग देखनी होती थी, एंड जन वो लिफ्ट करता था. स्टील बड़े बड़े आप डेफिनेटली हाथ से तो उठा नहीं सकते, एंड वो ड्राइंग देख के अच्छा ये इधर आ रहा है, उसको क्रेन वाले को बोलना, इशारा करना कि ये इस जगह आ रहा है, उसने वहाँ रखाना, सारा कुछ मतलब मिल के करवाना. हमने टीम मेम्बर्स होते थे. तो सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट आपको वो ड्राइंग्स देखनी आनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए घर कैसे बन रहा है. तो वो डेंजरस तो बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ हैवी स्टील.
नहीं उसकी, क्योंकि उसमें आप वाइट कार्ड भी आपका बनता है, एक वाइट कार्ड होता है अगर आपने साइट पे काम करना है, तो उसमें टोटली सेफ्टी की क्लासेस होती हैं, तो वो जब आप वो या मतलब आप कोर्स तो कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि हाउ टू वर्क, अवेयर रहते हो आप। बट स्टिल देयर आर देयर एनी एक्सीडेंट्स, हैव यू एवर हर्ड अबाउट एक्सीडेंट्स ऑन वर्क साइट्स? बहुत रेयर हैं, लेकिन ये जिनके अगर हुए भी उनकी अपनी गलती है, ओके, उन्होंने सेफ्टी नहीं की। फॉर एग्जांपल अगर आप लैडर कहीं सेट करते हो, डेफिनेटली अगर वो स्टेबल जगह नहीं है तो आपको पता आप गिरोगे, तो अगर मैं वहाँ पे करता हूँ तो वो मेरी गलती है, फिर वो उस काम की थोड़ी गलती। तो ये चीज़ें आप बेवकूफ़ी करोगे तो आपको डेफिनेटली चोट लगेगी। अगर आप लेटर ठीक जगह पे नहीं रखते ना तो आप गिरते हो। ये लोग साइलेंट मैसेज फॉर समवन। अच्छा खैर, तो हाँ, तो अभी आप मुझे दोबारा एक ज़रा क्लियर आंसर दें कि आपने 2 years की एजुकेशन कर ली, ठीक है, आपने उसके बाद 1700 hours का वर्क एक्सपीरियंस लेके आपकी स्किल असेसमेंट हो गई। पीआर की क्या रिक्वायरमेंट है आप इसमें? उसके बाद आपके पीआर का क्या पाथवे है? पीआर यही रिक्वायरमेंट है ना, जैसे स्किल असेसमेंट आपने कर लिया, बाद पॉइंट्स, हाँ पॉइंट सिस्टम आपके कंप्लीट हो रहे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 2 साल की स्टडी की, इसके पॉइंट्स, आपकी एज उसके पॉइंट्स, पीटी किया उसके पॉइंट्स। तो अभी कितने पॉइंट्स पे पीआर मिले आपने? अभी पास पे अपना चेक किया होगा, या 70 पे है, 65-70 पे। 65-70 तो आपको ऐसे मिल जाते हैं, आपको ही पता है, एज के मिल गए, स्टडी के मिल गए, ओरिजिनल एरिया के मिल गए, 70-80 पॉइंट्स तक तो इट्स इजी टू एवरेज है, हर कोई बना लेता अपने पॉइंट। ओके, सो इफ यू won't get the, like if you are not able to get the PR from the points, what are the other options like sponsors and all? हाँ स्पॉन्सर्ड भी हैं। उसका क्या प्रोसीजर होता है, कितने साल? स्पॉन्सर्ड में ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड आप उसके एम्प्लॉयर्स हो, पूछो, अगर आप बहुत अच्छा काम वहाँ पे कर रहे हो, दे आर हैप्पी, तो आप उनको बोलो कि यार मेरा ऐसे तो मुझे स्पॉन्सर कर दो, एंड वो कर देते हैं। वो बहुत सिंपल है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है बिफोर दे स्पॉन्सर यू। हाँ ओके, चाहे वो पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट वर्किंग फॉर अ कंपनी from the start whenever you get the PR or whenever you get the TR or maybe before that ताकि जब तक आपकी TR ख़त्म हो, एक तो आपके 17 hours भी वो कंपनी वाले काउंट हो जाएंगे, उसके बाद जब तक आपकी TR ख़त्म हो, तो अगर आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफर। हाँ, उसके लिए आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, प्रूफ करना चाहिए आपका पाकिस्तान में भी है। ओके, बट अगर आप प्रूफ करो उसको, मैं लाइक मुंह से थोड़ी बोलूँगा कि हाँ मैंने पाकिस्तान में 1 साल काम किया, लेकिन उसमें प्रूफ बैंक स्टेटमेंट सारा पे स्लिप्स, तो पे स्लिप शो करो उनको 2 साल का, फिर सिंपल है। ओके, जब आपको कंपनी स्पॉन्सर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो देन आर देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट्स कि आपको कंपनी के लिए ही काम करना है, या लीगली तौर पे तो कुछ नहीं है। ओके, लेकिन एक इंसानियत के तौर पर अगर मैं बोलूँ तो फिर वहीं पे आई थिंक इवन लीगली इट वाज यूज्ड टू बी 2 years और 3 years बिफोर, लेकिन उसका काफ़ी लोग मिसयूज़ करते थे, बिकॉज वंस समवन स्पॉन्सर यू दे आर एबल टू मिसयूज यू, दे पे यू लेस बिकॉज यू कांट गो एनीवेयर एल्स। तो आई हर्ड कि फ्रॉम इन न्यू रूल्स दे आर रिड्यूसिंग द टाइम पीरियड टू 1 year नाउ, तो अगर इफ समवन विल स्पॉन्सर यू, यू हैव टू वर्क विद देम फॉर एटलीस्ट 1 year। हाँ नहीं ऐसा नहीं, अभी भी स्पॉन्सरशिप में वीज़ा होता है 482, 2 साल का और 4 साल का, 3 साल का भी है। ओके, इसमें आप बाउंड नहीं होते कंपनी के साथ अनटिल अनलेस आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया उनके साथ। ओके, अगर आपने वो साइन नहीं किया ना, तो एक कंपनी आपको स्पॉन्सर कर दे, आपको 2 साल का वीज़ा मिल गया, यू कैन वर्क देयर फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड देन यू कैन चेंज द कंपनी। यू कैन चेंज। ओके, हाँ, बट एथिकली अच्छी बात नहीं है अगर आपको कंपनी पैसा लगा रही है, इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, अराउंड कह लो $10,000 वो इन्वेस्ट करते हैं आप पे, ओके, आपको PR दिलवाने में। देन सिंपल है कि आप मज़ीद 2 साल उनके पास काम करो, देन आप PR डाल दो डायरेक्ट। ओके, तो बहुत सिंपल प्रोसेस हो रहा था आपका। यू हैव बीन हियर फॉर एटलीस्ट 2 years नाउ? या 2 years, ऑलमोस्ट 2 years हो चुकी हैं। तो इफ़ यू like want to give advice to someone who's back in Australia or back in Pakistan or India or Nepal or anywhere who is listening to us, what advice would you give them? And then again, for the students who are already here and wants to change their course and come to the fabrication engineering, what advice would you give them as well? एडवाइस मेरी एक ही रहेगी हमेशा से कि कभी ना कभी तो काम करना ही है उनको, फैब्रिकेशन में अपनी फील्ड में, PR के लिए तो करना ही है। तो इट्स बेटर कि पहले दिन से स्टार्ट कर लो, बहुत बेनिफिट होगा आपको उस चीज़ से। आपको एक तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, जैसे आपकी स्टडी ख़त्म होगी आपकी जॉब ऑलरेडी आपके पास होगी, नहीं भी होगी ना आपके पास, आपको काम आता होगा। 10 कंपनीज़ में आप अप्लाई करोगे, 10 में 10 आपको फ़ोन करेंगे, इतनी डिमांड है। ओके,
तो बेटर है कि अगर आप पाकिस्तान में हो अभी, ट्राई करो, सीखना स्टार्ट करो। पाकिस्तान में ऑलरेडी ओके। शर्म आ रही है, कोई नहीं, बाहर आओगे ना तो पहले दिन से काम ज़रूर करना। ऊबर फॉर एग्जांपल, आप 4 साल से यहाँ पे हो, आप ऊबर करते हो। मैं ऊबर टैक्सी ऊबर मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मैंने ऊबर साइन अप कर दी, दिन का $200 आप बना रहे, दिन का मैं बना रहा हूँ, आप में मेरे में फ़र्क क्या रह गया? एग्जैक्टली, दिस इज़ व्हाट आई थिंक समटाइम्स के there were some smart people who used to tell us that don't rely on Uber or security. Like I've been doing security jobs, I've been doing Uber, I did Uber delivery jobs as well, and now I'm doing Uber as a ride share options. So that is something I think like regularly कि यार anyone can replace me. What skill do I have? If I go back to Pakistan or anywhere else in the world now, what skill do I have? Everyone can drive. Yes. Everyone can do security jobs. तो ये एडवाइस है कि स्किल की तरफ आओ, क्योंकि अब मैं हूँ ना, मुझे अभी रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। मुझे इतना बता, अगर 10 नए बंदे आते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। 2 साल लगेंगे उनको मुझे रिप्लेस करने में, क्योंकि मैं जब तक आपका एक्सपीरियंस 2 साल आगे हो जाएगा, जब वो मेरी स्टेट पे आएंगे, मैं ऑलरेडी 2 साल और आगे जा चुका हूँ। तो स्किल मैटर करती है। इवन मैं अपनी वीडियोस में भी यही कहता हूँ, स्किल सीखो, स्किल सीखो। लोग गुस्सा कर जाते हैं। मे बी स्टार्टिंग में आपको जब हेल्पर हुआ आपको कम पैसे मिलेंगे, कम मिलते हैं। एज यू सेड यू वर अर्निंग 21, मे बी दैट उस टाइम पे लोग 30 भी बना रहे थे। उस टाइम पे मेरे दोस्त $48 बनाते थे, वो 2800 से 3500 वीक का बनाते थे। शिट। और आज उनको मैं देखता ना, आज वो ढूंढ रहे हैं यार जॉब लगवा दे, ये कर दे, वो कर दे। तो मैंने कहा मैं कैसे लगवा सकता हूँ? तुम्हें आता ही कुछ नहीं है, स्किल नहीं है। मैं कहाँ पे, अगर मैं रेफरेंस दूंगा भी तो मैं ये बोलूँगा मेरा दोस्त है, वो पूछेगा अच्छा इसका एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं क्या बोलूँ वहाँ पे? पॉइंट। तो अब वो जॉबें ढूंढ रहे हैं। इवन दो लॉग बुक एक होती है, कुछ कॉलेजेस देते हैं, वो साइन करवाने के लिए फेक तरीके से $4,000 पे कर रहे हैं लोग। वो लोग जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस नहीं किया, जिन्होंने काम नहीं किया, जिनको काम का पता भी नहीं, वो उन्होंने $4,000 पे किया कंपनीज़ को फेक साइनिंग के लिए। सिर्फ 13 जगह साइन होना है, और उन 13 जगह साइन के लिए उन्होंने $4,000 पे किया। टू शो दो 1700 आवर्स। ना वो लॉग बुक है, वो डिफरेंट थिंग है। वो कॉलेज देता आपको। ओके। वो कॉलेज आपको ऐसे ही पकड़ा देता है कि आपको ये कवर। और फिर अगेन अगर आपको इस फील्ड में कुछ करना है तो आपको वो 1700 आवर्स तो करने ही करने हैं। हाँ, वो तो करने। तो फिर अगर आप दोबारा जो आवर्स है ना, उसकी $25,000 से $30,000 लेते हैं वो पूरे करने के। तो अगर आप ऊबर ईट से कुछ और करके ज़्यादा पैसे बना भी रहे हैं, और अगर आपको इसमें फ्यूचर बनाना है, पीआर लेनी है, वो सारे इधर चले जाएंगे एट द एंड। और फिर इन द एंड अगर आपको दोबारा, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो ऊबर नहीं करोगे, कभी तो इस कोर्स इसमें फील्ड में आओगे, तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा 21 से। तो बेटर है पहले दिन से करो। और अभी ईजी भी है, क्योंकि अगर आपने 3-4 साल $30-40 कमा लिया, उसके बाद जब आप 21 पे बैक जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो ये चीज़ मैंने शुरू में बहुत ट्राई किया अपने फ्रेंड्स को समझाने के लिए। इवन दो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस भी हैं। लोग, मैंने एक वीडियो अपलोड की, फ्यूचर बना लो या पैसा बना लो। लोगों को समझ, वेरी कैची टाइटल। हाँ, लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने बोला पैसा है तो फ्यूचर है, फ्यूचर है तो पैसा है। मैंने कहा एग्जैक्टली यही लोग, मैं पहले सोचता था, लेकिन मेरी थिंकिंग अब ये नहीं है। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लैंड करके ऊबर पे $40-50 घंटे का बना रहे हो, दिन का 500 घर लेके जा रहे हो, आप पैसा बना रहे हो, फ्यूचर नहीं बना रहे। 2 साल बाद जब आपको वो वर्क एक्सपीरियंस मांगेंगे ना, आपसे पीआर के लिए चीज़ें मांगेंगे, तो आपके पास कुछ होगा नहीं। फिर आप भागोगे जॉब लेने के लिए, किसी के पास $18 पे लगे होगे, किसी के पास फ्री में भी काम करोगे तो आप फ्री में भी देंगे। उल्टा पैसे फ्री क्या, उल्टा पैसे देने पड़ते हैं। तो वो फिर रोते हैं लोग। तो मैंने कहा पहले फ्यूचर बनाओ। फ्यूचर बनाना मीन्स कि जो फील्ड आपकी है ना, उसमें आप आओ, स्किल सीखो, बाद में पैसा कमाओ। तो कुछ लोग समझ रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे। तो अभी भी कुछ कमेंट्स आते हैं कि यार आपने बात, अभी हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं, आपकी बात बड़ी सही थी वो वाली। तो मैंने कहा बातें सही लगेंगी, ऐसा ऐसा भी नहीं। खैर यार रिजवान, दिस वाज अ रियली गुड सेशन यार। काफ़ी मज़े की बात है, काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की थी, तो मैं भी नहीं करता भाई। क्या मज़े की एडवाइस दी तुमने। खैर गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू रिजवान फॉर कमिंग। इंशाल्लाह आई will do another podcast with you once you get your PR, इंशाल्लाह soon। इंशाल्लाह soon। और खैर हमें आपको मिलूँगा अब एक अगली वीडियो में, और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज कमेंट, एंड आई विल लीव हिज इंस्टाग्राम्स या मैसेंजर, कोई भी सोशल के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो इफ़ यू कैन, only boys, if you want to approach him, if you want to ask more questions about this course, you can always contact him. And
हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।